हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफिस में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, प्रैक्टिकल चैप्टर, पदार्थों के तापीय गुण। तो आइए समझते हैं क्या होता है पदार्थों के तापीय गुण, क्या होता है ताप, क्या होता है ऊष्मा, और यदि किसी पदार्थ के ताप में परिवर्तन करेंगे तो क्या बिहेवियर होगा उसका। आइए समझते हैं इस चैप्टर के माध्यम से। इससे पहले यदि आप पढ़े होंगे तो इससे पहले एक चैप्टर होता है ठोसों का यांत्रिक गुण। ठोसों का यांत्रिक गुण, इसका मतलब क्या है? यांत्रिक का मतलब है कि यदि किसी पदार्थ पे, यानी यदि किसी ठोस पे यदि आप फोर्स लगाएंगे तो उसके बिहेवियर में क्या परिवर्तन है। यानी कि किसी वस्तु पे आप लोड देंगे, किसी ठोस पे लोड देंगे यानी फोर्स लगाएंगे तो उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन होगा, इसके बारे में हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे, यानी कि ठोसों के यांत्रिक गुण नामक चैप्टर में। उसके बाद एक चैप्टर आता है द्रव या तरलों के यांत्रिक गुण। इसका मतलब क्या है? अब ठोसों के यांत्रिक गुण पढ़ने के बाद हम लोग पढ़े थे तरलों के यांत्रिक गुण, अर्थात तरल का मतलब है द्रव और गैस। तरल का मतलब क्या है? द्रव एवं गैस। तो इसमें हम लोग देखे थे किसी द्रव पे या किसी गैस पे यदि लोड दिया जाए या फोर्स लगाया जाए तो उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन होगा। तो इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि किसी पदार्थ के ताप में परिवर्तन कीजिएगा, यानी ताप में परिवर्तन करने का मतलब है कि यदि उसको उष्मा दीजिएगा, उससे उष्मा दीजिए चाहे उष्मा लीजिए तो उसके ताप में परिवर्तन होगा। तो उस पदार्थ के गुण में क्या परिवर्तन होगा, इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ताप क्या होता है। तो यहाँ पे डिफिनीशन लिखा हुआ है, ताप किसी पदार्थ का वह गुण है जिससे हमें गर्माहट या ठंडेपन का पता चलता है। अब दो शब्द यहाँ पे है, गर्माहट और ठंडेपन। तो सबसे पहले देखिए, ये जो गर्माहट है या ठंडेपन, ये दोनों एक दूसरे के सापेक्ष शब्द हैं, यानी कि रिलेटिव टर्म है। यदि मैं आपसे बोलूं कि ये मार्कर बड़ा है कि छोटा है तो इसका जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में ये बड़ा है या किसके रेस्पेक्ट में ये छोटा है पूछना चाहिए, जबकि हम केवल पूछ रहे हैं कि ये मार्कर बड़ा है कि छोटा है, इसलिए इस प्रश्न का जवाब देना मुश्किल है। ठीक उसी प्रकार यदि कोई पदार्थ गर्म है या ठंडा है, इसका जवाब देना भी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जब दो पदार्थों का तापमान हमें मालूम है, मान लीजिए कि यहाँ पे पानी है 10 डिग्री सेल्सियस पर और यहाँ पे पानी है 20 डिग्री सेल्सियस पर, अर्थात अब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि कौन गर्म है कौन ठंडा है। जैसे यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है तो इसका तापमान ज़्यादा है, यानी कि ये हमारे लिए क्या है? गर्म है। और इसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि ये हमारे लिए क्या है? ठंडा है। ठीक है, तो ताप भी किसी पदार्थ का क्या गुण है जिससे हमें क्या पता चलता है? गर्माहट या ठंडेपन का पता चलता है। इसको आइए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम हैं, अभी गर्मी का दिन है, हमारे शरीर का तापमान होता है लगभग 37.7 डिग्री सेल्सियस, सॉरी लगभग 37 डिग्री सेल्सियस। तो गर्मी के दिनों में जो वायुमंडल है उसका तापमान लगभग चला जाता है आपका 40 डिग्री सेल्सियस भी, कभी 42 भी जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है? बाहर का तापमान ज़्यादा है और हमारे शरीर का तापमान है कम, इसलिए हमको गर्मी के दिनों में क्या होता है कि वायुमंडल से जो है हीट हमारे शरीर में, यानी कि जो उष्मा है वो हमारे शरीर में आता है, इसलिए हमको गर्मी महसूस होता है। इसलिए हमको क्या लगता है कि बाहर का जो तापमान है वो क्या है? हमारे रेस्पेक्ट में गर्म है। अब ठीक उसी प्रकार ठंडी में क्या होता है? ठंडी में तापमान चला जाएगा आपका 30 डिग्री सेल्सियस, कभी चला जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस, कभी कभी तो 10 डिग्री सेल्सियस भी चला जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है? हमारे शरीर से जो उष्मा है वो जाने लगती है वायुमंडल में, जिसके कारण हमको ठंड महसूस होता है। अब ताप को मापने के लिए बहुत सारे मात्रक हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, ताप जो होता है, ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन, और इसके अन्य मात्रक होते हैं लगभग। केल्विन को कैसे सूचित करते हैं हम लोग? एक होता है डिग्री सेल्सियस, इसको सेल्सियस के ऊपर यहाँ पे गोला दिया जाता है। उसके बाद एक होता है हमारा डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ पे एफ, यहाँ पे डिग्री का चिन्ह, ये गोला नहीं है डिग्री का चिन्ह, ठीक है। तो ताप समझ गए क्या होता है। उसके बाद इसका एसआई मात्रक आता है केल्विन, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, और भी मात्रक होते हैं, अभी इसी वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद समझिए ताप का जो वीमा होता है, बीमा, क्योंकि ताप 7 आधारी राशियों में से एक राशि है, इसलिए इसका जो बीमा होता है वो कहीं कहीं बुक में केल्विन के लिखा रहता है या कहीं कहीं थीटा लिखा रहता है, ठीक है। अब आइए समझते हैं उष्मा क्या होता है। तो देखिए, उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण किसी पदार्थ के ताप में परिवर्तन होता है। अर्थात यदि किसी पदार्थ का जो ताप है वो चेंज हो रहा है,
इसका मतलब या तो उसको ऊष्मा दिया जा रहा है या उसमें से ऊष्मा लिया जा रहा है। यदि किसी पदार्थ को ऊष्मा देना है तो हम लोग इसको बाहर से आग जला के ऊर्जा दे सकते हैं या अन्य किसी माध्यम से ऊष्मा के रूप में ऊर्जा को दे सकते हैं। लेकिन यदि किसी पदार्थ से ऊष्मा को निकालना है यानी कि ताप में कमी करनी है, ऊष्मा देना यानी कि ताप को बढ़ाना, ऊष्मा ताप में कमी करना यानी कि ऊष्मा को निकालना, तो यदि ऊष्मा में कमी करना है तो इसको हम लोग फ्रीज करेंगे यानी कि रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। तो यहाँ पे आप समझ गए कि ताप क्या होता है और ऊष्मा क्या होता है। ऊष्मा का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है हमारा जूल। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। जे से इसको सूचित करते हैं। और इसका एक अन्य मात्रक जो है होता है कैलोरी। कैलोरी, जूल और कैलोरी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशन है कि एक कैलोरी में होता है 4.186 जूल। एक कैलोरी में 4.186 जूल। इसको आपको याद रखना है। ये जो ऊष्मा होता है उसका बीमा सूत्र होता है Ml2T-2, यानी कि ऊर्जा हो चाहे कार्य हो चाहे ऊष्मा हो, इस तीनों का बीमा सूत्र जो होगा वो होगा Ml2T-2। अब हम लोग पढ़ेंगे तापमान का मापन। तो विज्ञान की जिस शाखा के अंदर हम लोग किसी पदार्थ के ताप के मापन से संबंधित अध्ययन करते हैं उसे हम लोग तापमिति कहते हैं। यानी कि विज्ञान के जिस शाखा के अंदर किसी पदार्थ के ताप के मापन से संबंधित अध्ययन किया जाता है उसको तापमिति कहा जाता है, थर्मोमेट्री कहा जाता है। और जिस यंत्र से किसी पदार्थ के ताप को मापा जाता है उसे तापमापक यानी कि थर्मोमीटर कहा जाता है। बेसिकली जो थर्मोमीटर होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो सबसे प्रचलित है थर्मोमीटर वो हमारा किसी कांच के अंदर, किसी कांच के नली के अंदर, कांच की एक पतली नली होती है, अंदर से खोखली होती है लेकिन दोनों तरफ से बंद होती है। इसके अंदर जो है पारा या एल्कोहल को भर दिया जाता है। पारा या एल्कोहल को भर दिया जाता है और जैसे ही बाहरी तापमान में परिवर्तन होता है ये पारा या एल्कोहल का जो द्रव है ये ऊपर या नीचे, मतलब ताप बढ़ने पे ऊपर जाएगा, ताप घटने पे लिक्विड का जो लेयर है वो क्या जाएगा? नीचे जाएगा। और बाहर में इसकी रहेगी स्केलिंग, जिससे हमको किसी पदार्थ के ताप का पता चल जाता है। जैसे यदि किसी डॉक्टर के पास हम जाएंगे बुखार मापने के लिए तो वो आपको इसी प्रकार का जो ताप मापक होगा थर्मोमीटर, उसी का प्रयोग करके हमारे शरीर का तापमान बताता है। अब आइए देखते हैं कैसे बना मात्रक ताप का। तो सबसे पहले केल्विन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? जल को आधार माना और जल जिस बिंदु पर, जिस ताप बिंदु पर बर्फ में बदल जा रहा था, यानी कि जल द्रव से अपने ठोस अवस्था में आ रहा था, उसको उन्होंने बोल दिया हिमांक बिंदु। और जिस पे जल द्रव से वाष्प में बदल जा रहा था उसको उन्होंने बोला वाष्पन बिंदु। और अपने गणनाओं के आधार पर बताया कि यदि कोई एक हम मात्रक बनाते हैं और उसमें से हिमांक बिंदु को घटाते हैं और फिर डिवाइड करते हैं वाष्पन बिंदु माइनस हिमांक बिंदु से, तो वो हमारा कांस्टेंट आएगा। अब इसी फॉर्मूले के आधार पे अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग ताप के मात्रक या ताप के स्केल बनाए। आइए हम लोग देखते हैं। लगभग 5 मात्रक स्केल है तापमान के जिसको हम लोग देखेंगे। इसमें सबसे पहला है केल्विन। इसमें सबसे पहला है केल्विन। दूसरा हमारा है, केल्विन को के से सूचित करते हैं। दूसरा है सेल्सियस। दूसरा है सेल्सियस जिसको हम लोग डिग्री सेल्सियस पढ़ते हैं। तीसरा स्केल है हमारा फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट जिसको हम लोग डिग्री फ़ारेनहाइट से सूचित करते हैं। चौथा हमारा है र्यूमर। चौथा हमारा है र्यूमर जिसको आर से सूचित करते हैं। और पांचवा हमारे पास है रेनकाइन। पांचवा हमारे पास है रेनकाइन जिसे आर ए से सूचित किया जाता है। जिसे आर ए से सूचित किया जाता है। अब देखिए केल्विन में जो है जल का जो हिमांक बिंदु है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ हिमांक बिंदु और इधर मैं लिख दे रहा हूँ आपका वाष्पन बिंदु। वाष्पन बिंदु ये जल का है। अब केल्विन नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने जल का हिमांक बिंदु जो है मान लिया 273
केल्विन और इसका वाष्पन बिंदु इन्होंने मारा 373 केल्विन। और इन दोनों के बीच जो अंतर है वो आप देख रहे हैं कि है 100 केल्विन का, ठीक है। उसके बाद सेल्सियस भी एक साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने जो जल का हिमांक बिंदु है उसको माना है 0 डिग्री सेल्सियस और वाष्पन बिंदु माना 100 डिग्री सेल्सियस। और इसमें भी अंतर आप देख सकते हैं कि है 100 डिग्री सेल्सियस का। उसके बाद फ़ारेनहाइट आए, इन्होंने हिमांक बिंदु को 32 माना, अपने स्केल पे 32 फ़ारेनहाइट बोला और वाष्पन बिंदु को बोला 212 फ़ारेनहाइट। यहाँ पे अंतर आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये अंतर 180 डिग्री फ़ारेनहाइट का है। उसके बाद र्यूमर नामक वैज्ञानिक ने हिमांक बिंदु माना 0 र्यूमर और वाष्पन बिंदु माना 80 र्यूमर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 80 का टोटल अंतर है। उसके बाद रैंकाइन ने इसको माना 460 रैंकाइन और वाष्पन बिंदु को माना 672 रैंकाइन। यहाँ पे आप अंतर देख सकते हैं कि है 672 माइनस 460 कीजिएगा तो अंतर होगा 212 रैंकाइन का। तो ये 5 वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपना अपना स्केल दिया और इसमें से लगभग 3 प्रचलित हैं, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ये भी दोनों हैं। अब आइए समझते हैं इस फॉर्मूले के आधार पर एक जो हमारा तापमान स्केल है यानी एक मात्रक से दूसरे मात्रक में कैसे किसी पदार्थ के ताप को चेंज करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। यानी कि हमारा अब टॉपिक होने वाला है तापमान का एक मात्रक से दूसरे मात्रक में बदलना, ठीक है, बदलना, ठीक। अब देखिए इस फॉर्मूले का, ये जो हमारा फॉर्मूला है, मात्रक यानी जो भी स्केल है माइनस हिमांक बिंदु लेंगे जल का बटा वाष्पन बिंदु माइनस हिमांक बिंदु और बराबर कर देंगे कांस्टेंट के। यदि साइंस में कहीं भी इस तरह कोई कांस्टेंट आए, जैसे मान लीजिए आपको लिया ए बी बराबर कांस्टेंट, तो दो अलग अलग पॉइंट पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2, या कोई इस तरह लिखा हो T1 बाई T बाई R बराबर मान लीजिए कांस्टेंट, कोई फॉर्मूला है उसमें आ रहा है T बाई R बराबर कांस्टेंट, तो अलग अलग पॉइंट के लिए हम लोग T1 बाई R1 बराबर T2 बाई R2 लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार अब यहाँ पे अलग अलग स्केल के लिए ये फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग लिखेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले केल्विन के लिए। केल्विन को जो मात्रक है उसको हम लोग सूचित करते हैं K से, तो यहाँ पे लिख देंगे K माइनस, अब इसका हिमांक बिंदु क्या लिया गया है 273, तो यहाँ पे लिख देंगे 273 केल्विन। बहुत ध्यान से समझने की चीज़ है। उसके बाद वाष्पन बिंदु लेना है, क्या लेना है वाष्पन बिंदु, तो जल का वाष्पन बिंदु इन्होंने क्या माना 373 केल्विन, तो यहाँ पे लिख देना है 373 केल्विन माइनस ये हिमांक बिंदु यानी कि यही 273। उसके बाद अब आप अपने सोचिए यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे है क्या डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे लिख देंगे डिग्री सेल्सियस। उसके बाद अब यहाँ देखिए यहाँ पे हिमांक बिंदु इसका क्या है 0 डिग्री सेल्सियस, तो माइनस करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस बटा, अब यहाँ पे फिर है इसका वाष्पन बिंदु कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 50 डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद इसको बराबर कर देंगे फ़ारेनहाइट के साथ, फ़ारेनहाइट का चिन्ह जो होता है डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस इसका हिमांक बिंदु यहाँ पे देखिए क्या है 32 फ़ारेनहाइट, यहाँ पे लिखेंगे 32 फ़ारेनहाइट बटा यहाँ पे इसका क्या है वाष्पन बिंदु 212, तो यहाँ लिखेंगे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब फिर बराबर कर देंगे इसको र्यूमर के साथ, तो र्यूमर का किससे सूचित करते हैं R से, माइनस करेंगे इसको, इसका हिमांक बिंदु है 0 र्यूमर, तो यहाँ पे लिख देंगे 0 बटा, उसके बाद यहाँ पे हमारा है इसका वाष्पन बिंदु 80 र्यूमर, तो 80 र्यूमर माइनस 80 र्यूमर माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 र्यूमर बराबर इसका पुनः लिखेंगे यहाँ पे आप देख लीजिए रैंकाइन का, तो रैंकाइन का हिमांक बिंदु है, मैं अपने से लिख देता हूँ RA माइनस 460 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 672 माइनस 460 ये रैंकाइन में है, ठीक है, ये भी रैंकाइन है, ये भी रैंकाइन और यहाँ भी रैंकाइन माइनस यहाँ पे है, ठीक। अब क्या करेंगे इसको थोड़ा सा घटा के सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे
आप देख सकते हैं कि यहाँ पे k माइनस, यहाँ पे k माइनस हो जाएगा 273 बटा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे तो 373 में से 273 कितना बचेगा 100 इज इक्वल टू, यहाँ पे c माइनस 0 तो डिग्री सेल्सियस बचेगा और नीचे में 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस केवल बचेगा आपका 100। ठीक है, उसके बाद फ़ारेनहाइट माइनस 32 यानी कि ये तो उतना ही रह जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे 212 माइनस 32 करेंगे तो हमारा बचेगा 180 इज इक्वल टू, यहाँ पे r माइनस 0 तो r ही बचेगा, नीचे में 80 माइनस r तो बचेगा हमारा 80, 80 माइनस 0, 80 माइनस 0, यहाँ पे वो रैंकाइन माइनस 460 डिवाइडेड बाई इसको घटाएंगे तो बचेगा हमारा 212। अब इसको हम देख सकते हैं कि जो बेस है, जो इनका हर है, हर में यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 180 है, यहाँ पे 80 और यहाँ पे 212, तो हम क्या करते हैं सब में जो है 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 से नहीं सॉरी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 20 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये 180 भी कट जाएगा, 80 भी कट जाएगा और 212 भी, तो इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये k माइनस 273 बटा 20 से जब इसको गुणा कीजिएगा तो ये 20 से कट जाएगा, 100 बार में तो क्या बचेगा 5 बचेगा बराबर, उसके बाद यहाँ पे डिग्री सेल्सियस बटा फिर इसमें 20 से गुणा कीजिए, इसमें भी 20 से गुणा किया गया है। ठीक है, तो 20 से ये कटेगा कितना बार में, वो 5 बार में, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे 20 से जब कटेगा तो ये कटेगा डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 बटा 20 से जब कटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 9 बार में, और उसके बाद यहाँ पे 20 से कटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 4 बार में, और ये लगभग रैंकाइन माइनस 460 बटा, इसको यदि कटाएंगे तो बचेगा हमारा 10.6। और यदि आप चाहें इसको कि एक हम पूर्ण संख्या बना दें, पूर्णांक बना दें, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, इक्वल का चिन्ह दे दीजिए, अप्रोक्सीमेशन का चिन्ह दे दीजिए, और यहाँ पे इस 10.6 को आप लिख दीजिए 11। हालांकि ये 10.6 एग्जैक्ट है, लेकिन 11 बना रहे हैं ताकि सबके नीचे जो है हमारा एक पूर्ण संख्या रहे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हैं, यही हमारा जो है हो गया फाइनल फार्मूला, यानी कि ये यदि हमको एक मात्रक से दूसरे मात्रक में चेंज करना है, एक मात्रक से दूसरे मात्रक में चेंज करना है, तो इसी फॉर्मूला में से उठाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हमको एक क्वेश्चन दे दिया कि 20 डिग्री सेल्सियस को, मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया कि 20 डिग्री सेल्सियस को, क्वेश्चन हमारा है 20 डिग्री सेल्सियस को मान लीजिए दे दिया फ़ारेनहाइट में बदलें, डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलें, तो इसके लिए क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस को बदलना है फ़ारेनहाइट में, तो क्या करेंगे, इनमें से डिग्री सेल्सियस ये है और फ़ारेनहाइट ये है, इन दोनों को यहाँ से पिकअप कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा डिग्री सेल्सियस बाई 5 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 बाई 9। अब यहाँ पे डिग्री सेल्सियस बदलना है फ़ारेनहाइट में, तो डिग्री सेल्सियस कितना दिया है 20 दिया है, तो यहाँ पे रख देंगे 20, यहाँ पर रख दीजिए 20 बाई 5 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस माइनस 32 बाई 9। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 9 हो जाएगा, गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 180 बटा 5 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। अब यहाँ पे ये सॉल्व कर लीजिए, ये 32 इधर घट रहा है, उधर जाके जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 180 बटा 5 प्लस 32 बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इस डिग्री फ़ारेनहाइट को चेंज करेंगे तो यहाँ पे 5 से ये गुणा होगा, चाहे इसको पहले कटा ही लीजिए, 80 से 5 कट जाएगा 3 बार में, 15 और 3 छके, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 36 और 36 प्लस 32 मतलब 36 प्लस 32 कितना हो जाएगा 8 और 6, यानी कि 68 डिग्री ये फ़ारेनहाइट में आएगा। यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस को यदि आप फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो हमारा आ जाएगा 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस फॉर्मूले का आप याद रखें, इसको नोट कर लें। अगला क्वेश्चन एक देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछता है आपसे कि किस ताप पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होंगे, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि डिग्री सेल्सियस, सॉल्यूशन देखिए इसमें दिया है कि किस ताप पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होंगे, यानी कि डिग्री सेल्सियस बराबर है फ़ारेनहाइट के, और इसी को हम लोग मान लेते हैं x, इसको क्या मान लेते हैं x मानते हैं। अब हमको डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का काम है, तो इसलिए इन दोनों को उठा लेते हैं यहाँ से,
इसलिए डिग्री सेल्सियस बटा 5 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। अब इन दोनों को हमने x माना है, इन दोनों को x माना है, इसलिए अब क्या करेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस पे क्या करेंगे, x रख देंगे। तो x/5 इज इक्वल टू x माइनस 32/9। अब ये तो 9th क्लास का बच्चा भी सॉल्व कर लेगा, इसको आप आराम से सॉल्व कर लीजिए। इसको 9 उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा आपका 9x इज इक्वल टू 5 इधर आएगा तो हो जाएगा 5x माइनस इसको इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 32×5 160 और ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 9x माइनस 5x बराबर माइनस 160। यहाँ पे 9x माइनस 5 यानी कि 4x 4 गो x इज इक्वल टू माइनस 160। तो ये हमारा आ जाएगा x बराबर माइनस 160/4 यानी कि x आ गया माइनस 40। यानी कि यदि डिग्री सेल्सियस में माइनस 40 डिग्री सेल्सियस तापमान रहे या माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये दोनों आपस में हमेशा ही इक्वल रहेंगे, ये आपको याद रखना है। यानी डिग्री सेल्सियस बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट कितना होता है, -40। ठीक है, अब जो है थोड़ा सा केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए एक शॉर्टकट इसमें से निकाल लेते हैं। तो मैं बाकी सबको मिटा दे रहा हूँ, इसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस और केल्विन को थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए नीचे 5 है, यहाँ भी 5 है, ये कट जाएगा तो केल्विन बराबर हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 273, इधर माइनस में है इधर जाता है तो चिन्ह जो है चेंज हो जाता है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, गुणा का भाग और भाग का गुणा हो जाता है, यानी 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। इसका हमको बहुत ही ज़्यादा इस चैप्टर के अंदर यूज होने वाला है। केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, यानी कि मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस है और उसको बदलना है आपको केल्विन में, तो केल्विन बराबर हो जाएगा 273 प्लस 25, तो बराबर हो जाएगा ये कितना, 298 केल्विन। आई होप आप इस पूरे टॉपिक को समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वैसे कहना क्या है, ये तो यूट्यूब की प्रथा है, आप जानते ही हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।